नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, एक सैनिक जो इल्तुतमिश द्वारा चहलगानी में खासदार के पद पर नियुक्त किया गया था, इसने विभिन्न सुल्तानों के काल में सल्तनत की साख को गिरते देखा। इस गिरती साख को अपनी ढाल बनाकर अपनी काबिलियत को अस्त्र शस्त्र बनाया, जिसके बल पर सल्तनत का सुल्तान बना, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। मेरा नाम है मनोज तोसियान और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इस वीडियो में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे गियासुद्दीन बलबन का आरंभिक जीवन कैसा था, जब यह सल्तनत का सुल्तान बना तो इसने क्या क्या चुनौतियों का सामना किया और किस प्रकार से किया। साथ ही हम चर्चा करेंगे इसने सल्तनत के सुदृढ़ीकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे एग्ज़ाम रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सल्तनत की गद्दी पर अभी तक जितने भी सुल्तान विराजमान हुए थे वो सभी तुर्किस्तान की विख्यात इलबारी जाति के थे। इनमें से ही बलबन भी था। वो जो दौर था उसमें मंगोल ज़्यादातर आक्रमण कर दिया करते थे और हष्ट-पुष्ट बालकों को बंदी बना लिया करते थे। बलबन भी इस घटना का शिकार हुआ और मंगोलों द्वारा बंदी बनाकर बगदाद ले जाया गया। वहाँ बसरा के ख्वाजा थे जमालुद्दीन, वो धर्मनिष्ठ और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने इसे खरीद लिया। इन्होंने अन्य दासों के साथ बलबन को भी युद्ध कौशल से परिचित कराया और इसकी भी खरीद शुरू की। ख्वाजा जमालुद्दीन अपने अन्य दासों के साथ 1232 में इसे दिल्ली ले आया। 1232 में इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर विजय की तो उसमें गियासुद्दीन बलबन ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई और इल्तुतमिश का विश्वास जीत लिया। इसी विश्वास के भरोसे इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी में बलबन को शामिल कर लिया। बलबन एक योग्य व्यक्ति था। सुल्तानों के अनेक कालों में इसने अपनी पदोन्नति की केवल अपनी योग्यता के बल पर। जहां इल्तुतमिश ने इसे खासदार के पद पर नियुक्त किया था, रजिया के शासनकाल में यह अपनी काबिलियत के बल पर अमीर शिकार बन गया। मोइनुद्दीन बहराम शाह के समय यह अमीर आखूर नियुक्त हुआ और अलाउद्दीन मसूद शाह के दौरान इसने सबसे ज़्यादा शक्ति सृजन किया और यह अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया। अलाउद्दीन मसूद शाह के खिलाफ इसने षड्यंत्र किया और इसके स्थान पर नासिरुद्दीन महमूद को सल्तनत का सुल्तान घोषित करवाया और सत्ता की जो शक्ति है वो नायब ए मुमलकत के पद में विद्यमान हुआ करती थी और इस पद पर ही बलबन विराजमान हुआ। बलबन नासिरुद्दीन महमूद की हत्या करने के पश्चात सल्तनत का सुल्तान बना। जब यह सल्तनत का सुल्तान बना तो इसके सामने अनेकों समस्याएं विद्यमान थी। सबसे पहली समस्या थी कि सुल्तान पद की प्रतिष्ठा समाप्त हो चुकी थी। बलबन स्वयं भी सुल्तान की हत्या कर शासक बना था। अब इसके सामने यह चुनौती थी कि इसे तुर्कान चहलगानी में जो अमीर थे उन पर नियंत्रण करना था और अपने आप को साबित करना था। चूँकि बलबन तुर्क चहलगानी का सदस्य रह चुका था और तुर्क चहलगानी की भेंट चढ़ चुके थे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, इसलिए सुल्तान ने सबसे पहले तुर्क चहलगानी को समाप्त किया। इसमें इसका एक भाई भी था, चचेरा भाई, जो भटिंडा का इक़्तिदार था। उसका नाम था शेर खां और शेर खां मंगोलों से लोहा ले रहा था। इसने शेर खां को सरेआम कोड़े लगवाए और जहर दिलाकर मरवा दिया। शासन में अस्थिरता थी। इसने इस अस्थिरता को सुधारने के प्रयास किए। इसने एकता व्यवस्था को मजबूत करने की भी कुछ कोशिश की और इक़्तिदारों को फवाजिल, जो बचा हुआ राजस्व होता था, उसे दिल्ली भेजने मजबूर किया। इक़्तिदार सेना सल्तनत को दिया करते थे। इसने सैन्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दीवान ए आरिज नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की, ताकि जो सैन्य गतिविधियां हैं वो उसी के नेतृत्व में संचालित की जा सकें। सुल्तान के सामने एक चुनौती थी कि दिल्ली में जो मेवाती थे वो लोगों को बहुत दुखी किया करते थे, विद्रोह कर दिया करते थे। इसके अलावा सुल्तान के सामने चुनौतियां ये भी थी कि मंगोल आक्रांता सल्तनत को लगातार चुनौती दे रहे थे। इसके अलावा कुछ राजपूत भी लगातार विद्रोह कर रहे थे।
तो सुल्तान ने एक के बाद एक करके सभी समस्याओं का ढंग से निपटारा किया। इसने जो है दोआब के लुटेरों को भी पराजित किया ताकि वहाँ से कर सही समय से सल्तनत के पास पहुँचे। वह स्वयं जो है कंपिल्य, पटियाली, भोजपुर के दुर्गों तक गया और उन स्थानों पर मजबूत किले बनवाए। इसने जलाली का जो किला था उसकी भी जो है मरम्मत कराई। इसने दिल्ली के निकट अफगान अधिकारियों के नेतृत्व में बहुत सारी चौकियां स्थापित की ताकि स्थानीय लोग किसी प्रकार का कोई विद्रोह न कर सकें। मंगोल इल्तुतमिश के समय सिंधु नदी के तट पर पहुंचे थे, परंतु भारत पर आक्रमण नहीं किया था क्योंकि इल्तुतमिश ने बड़ी ही सूझबूझ तरीके से मंगोल समस्या से छुटकारा पा लिया था। परंतु बहराम शाह के शासनकाल से ही मंगोल भारत पर निरंतर आक्रमण कर रहे थे। तो सबसे पहले बलबन ने मंगोल आक्रांता हलाकू खां से समझौता किया। यह 1271 में लाहौर पहुंचा और दुर्ग के निर्माण की आज्ञा दी। इसने जो है कटीली तारों की एक सीमा बनवाई दीपालपुर पंजाब वाले क्षेत्रों में और वहां उसकी रक्षा के लिए अपने पुत्र मुहम्मद को नियुक्त किया। सल्तनत का खजाना खाली हो रहा था। इसके लिए बलबन ने अनेकों प्रयास किए जिनमें दोआब के लुटेरों को पराजित करना भी शामिल है। इसके साथ ही साथ इसने यह किया कि जो अवैध कब्जे की ज़मीनें थी उनको भी छीन लिया, परंतु दिल्ली के कोतवाल फखरुद्दीन के कहने पर भावनाओं में बहते हुए सुल्तान ने इन ज़मीनों को वापस कर दिया। इन सभी में सबसे बड़ी समस्या बलबन के पास थी कि सल्तनत की साख लगभग समाप्त थी। सुल्तान पद का खौफ नहीं होता था। इसी पद की गरिमा को बनाने के लिए बलबन ने एक ईरानी सिद्धांत जो गैर इस्लामिक था, जिसे राजत्व का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, वो स्वयं इसने रचा और साथ ही साथ रक्त व लौह की नीति अपनाई। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित था। प्रतिष्ठा में बलबन ये कहता था कि आंतरिक व बाह्य संकट का सामना करने का एकमात्र उपाय सम्राट की प्रतिष्ठा और शक्ति को बढ़ाना है, जिसके लिए वह स्वयं भी प्रयत्नशील रहा। बलबन ने सुल्तान के पद को विशेष स्थान प्रदान किया ताकि शक्ति और सत्ता के लिए अभिजात वर्ग पर निर्भर न रहना पड़े। उसने राजत्व को नियाबत खुदाई अर्थात ईश्वर द्वारा प्रदत्त कहा। जिल्ले इलाही की उपाधि अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि होने की उपाधि धारण की। बलबन का कहना था कि सुल्तान का पद पैगंबर के बाद है और किसी को भी सुल्तान की आलोचना का अधिकार नहीं है, क्योंकि सुल्तान अपने कार्यों के लिए ईश्वर से ही प्रेरणा पाता है। प्रतिष्ठा में ही बलबन का यह मानना था कि कुलीन घरानों और प्राचीन वंशों के व्यक्तियों को ही बड़े पदों पर बने रहने का अधिकार है और साथ ही शक्ति प्राप्त करने का अधिकार है। इसने सल्तनत के जितने भी महत्वपूर्ण पद थे उन सभी पदों पर कुलीन घरानों की नियुक्ति की। इसने बरनी से कहलवाया कि जब भी मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों में लहू उतर आता है, नाड़ी में उत्तेजना आ जाती है और मेरा हाथ तलवार की मुठ पर चले जाता है। अभी तक जितने भी सुल्तान थे वो स्वयं को इल्बारी जाति से ही घोषित करते थे, तो बलबन ने यहाँ व्यवस्था को पलटा। इसने जो है स्वयं को ईरानी शाह अफरासियाब का वंशज घोषित किया और ज़्यादातर जो दरबार में व्यवस्थाएं थी वो ईरानी व्यवस्थाओं को ही लागू किया। इसने शक्ति पर ध्यान देते हुए जो है फारस की या ईरान के इस्लामी राजत्व के सिद्धांतों परंपराओं के आधार पर अपने शासन को संगठित किया। इसने अमीरों की श्रेष्ठता चूर करने के लिए और सल्तनत और सुल्तान की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए सिजदा पाबोस की व्यवस्था लागू की। अब कोई भी अमीर दरबार में आता था तो सिजदा का मतलब वो ज़मीन पर लेटता था और पाबोस का मतलब वो सुल्तान के पैरों को चूमता था, तो उसकी जो अकड़ थी वो डाउन हो जाती थी। तो इस आधार पर बलबन अपने आप को जो है श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करने लगा। बलबन ने जनता का विश्वास प्राप्त किया और न्याय पर अत्यधिक बल देकर जनता का सम्मान भी पाया। वह अपने अधिकारों की अवहेलना करने वाले बड़े से बड़े अधिकारी को भी नहीं छोड़ता था। उसने बदायूं के इक़्तिदार मलिक बकबक को मृत्युदंड दे दिया था क्योंकि उसने अपने नौकर की हत्या कर दी थी।
इसी प्रकार बलवन ने अवध के अख्तादार मलिक हैबत को भी सरेआम कोड़े लगवाए थे, क्योंकि उसने अपने नौकर के साथ मिसबिहेव किया था। इस प्रकार देखा जाए तो सल्तनत की साख को मेंटेन करने के लिए जो बलवन ने राजत्व का सिद्धांत अपनाया, उसके 3 आधार थे। पहला आधार था सुल्तान या राजा, दूसरा था ईश्वर और तीसरा था जनता। और ईश्वर और जनता के जो बीच की कड़ी था, उसे ही राजत्व के सिद्धांत के मुताबिक बलवन सुल्तान को मानता था। इसी राजत्व को बनाए रखने के लिए इसने जो है इसे एक पेशे के रूप में लिया और लोह व रक्त की नीति अपनाई। अर्थात यदि कोई भी व्यक्ति सुल्तान या सल्तनत के खिलाफ षड्यंत्र करता था तो बलवन उसे तुरंत मृत्युदंड दे देता था। बाद में देखा जाए तो जर्मनी में जब बिस्मार्क आए तो बिस्मार्क ने भी लोह व रक्त की नीति अपनाई। इसके लिए बलवन ने जो है असंगठित गुप्तचर प्रणाली की भी शुरुआत की। हालांकि इसको बाद में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा संगठित किया गया। बलवन एक बेहद ही कर्मठ, बेहद ही योग्य और एक कुशल सैनिक था और कुशल सुल्तान बनने के इसमें जन्मजात गुण विद्यमान थे। जहां बलवन सल्तनत का विस्तार नहीं कर सका क्योंकि मंगोल लगातार चुनौती दे रहे थे, वहीं बंगाल का एक इक़्तिदार तुगरिल खां सल्तनत के विरोध में उतर आया। तुगरिल भी एक कार्यशील, साहसी व उदारतुर्क था। बंगाल में यह सफल शासक सिद्ध हुआ था, परंतु इसकी महत्वाकांक्षा ने शीघ्र ही इसके मस्तिष्क पर अधिकार कर लिया था, जिसके चलते इसने बंगाल में विद्रोह कर दिया था और सल्तनत से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। तुगरिल खां के इस विद्रोह से बलवन खां बहुत गुस्सा हो गया था। उसने तुरंत अल्पतगीन मुइज़्ज़गराज के अधीन एक सेना बंगाल भेजी, परंतु तुगरिल खां द्वारा इसे पराजित कर दिया गया और इसके बहुत से सैनिकों को बहुमूल्य भेंट देकर अपनी ओर मिला लिया गया। बलवन ने अल्पतगीन मुइज़्ज़राज को अमीर खां की उपाधि से भी नवाजा था, परंतु अमीर खां की जब हार हो गई तो बलवन इतना क्रुद्ध हुआ कि इसने दिल्ली के द्वार पर इसे लटकवा दिया। इसके बाद बलवन ने मलिक तर्गी के अधीन एक दूसरी सेना बंगाल भेजी, परंतु इस बार भी आक्रमण जो है निष्फल रहा और तुगरिल विजयी रहा। बलवन क्रुद्ध हो चुका था। बलवन ने अब पूरा ध्यान तुगरिल खां की ओर केंद्रित किया और अपने पुत्र के साथ एक विशाल सेना लेकर बंगाल पहुंचा। तुगरिल खां को जैसे ही यह समाचार मिला तो यह अपनी राजधानी लखनौती को छोड़कर जाजनगर के जंगलों में जा छिपा, परंतु बलवन के एक अनुगामी शेर अंदाज ने उसे ढूंढ निकाला और मलिक मुकद्दिर नामक एक दूसरे अनुगामी ने तुरंत तीर लगा दिया और तुगरिल खां का सर कट के जो है नदी में गिर गया। इससे बलवन प्रसन्न हुआ और मलिक मुकद्दिर को तुगरिल कुश की उपाधि से नवाजा। साथ ही तुगरिल खां के रिश्तेदारों को और उसके सहयोगियों को पकड़ा और उनके माथों में कील ठुकवा दी। इसी के साथ बलवन ने अपने द्वितीय पुत्र बुगरा खां को उस प्रांत का शासक नियुक्त किया। साथ ही कहा कि सुल्तान का पद निरंकुशता का प्रतीक होता है और आपको भी यहाँ जो है शासक नियुक्त किया जा रहा है, तो न्याय स्थापित करो जितना भी हो सके। बलवन सुल्तान को राजकीय प्रतिष्ठा की धुरी मानता था और इसी प्रतिष्ठा का ख्याल रखते हुए इसने दरबारी पोशाक भी लागू की थी और वजीर को ही केवल यह अधिकार होता था कि वह सुल्तान से बात कर सके। वह स्वयं भी पूर्ण परिधान में दरबार में उपस्थित होता था। उसने किसी भी व्यक्ति से सार्वजनिक स्थलों पर हंसी मजाक बिल्कुल बंद कर दी थी। मस्खरों के साथ उठना बैठना भी बंद कर दिया था। उसने राजत्व को एक पेशे के रूप में लिया था और उस सल्तनत की नींव डाली थी या उस मजबूत राजतंत्र की नींव डाली थी जिसके बल पर ही कालांतर में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सल्तनत का विस्तार संभव हो सका। परंतु बलवन के जीवन में एक कठिन समय आया 1285 में, जब मंगोलों ने तमर खां के नेतृत्व में पंजाब पर आक्रमण किया। चूँकि उस सीमा की रक्षा कर रहा था इसका ज्येष्ठ पुत्र शहजादा मुहम्मद, जो मुल्तान का अधिकारी भी था, यह लाहौर और दीपालपुर की ओर बढ़ा। इस हमले में वीरगति को प्राप्त हुआ। इसके बलिदान के बाद इसे शहीद आजम की उपाधि भी प्रदान की गई। जब मुहम्मद का शव दरबार में लाया गया तो
तो बलवान को राज के प्रतिष्ठा का ख्याल रहा। भरे दरबार में नहीं रोया, परंतु ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि जब बलवान अपने सैन्य कक्ष में पहुंचा तो फूट फूट कर रोया। स्वयं को अफरासियाब का वंशज घोषित करने वाले और गैर इस्लामिक पद्धतियों को अपनाने वाले बलवान ने नवरोज त्यौहार को भी मनाना शुरू किया था, जो ईरानी परंपराओं से था, जो वहाँ उस दौरान नववर्ष के रूप में मनाया जाता था। इसने ईरानी परंपराओं के आधार पर अपने पोत्रों के नाम भी कैखुसरो और कैकुबाद रखे थे। राजतंत्र को एक नई दिशा दी बलवान ने और 22 वर्षों तक सफल शासन करने के पश्चात 1287 ईस्वी में बलवान ने अपनी अंतिम सांस ली। शहजादे मोहम्मद के संरक्षण में ही 2 विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था और इन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया था। सबसे पहले हैं अमीर खुसरो और दूसरे हैं अमीर हसन देहलवी। बलवान की मृत्यु हो गई। बलवान मोहम्मद शाह के पुत्र कैखुसरो को सल्तनत का सुल्तान बनाना चाहता था। इसने इस संबंध में निर्देश दिया था फखरुद्दीन को, जो दिल्ली का कोतवाल था, परंतु फखरुद्दीन ने कैखुसरो को मुल्तान भगा दिया और बुगरा के पुत्र कैकुबाद को सुल्तान बनाया, जिसकी चर्चा हम इससे अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया? ऑप्शन ए बलवान, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक या डी अलाउद्दीन खिलजी। मुझे आशा है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस संबंध में। यदि फिर भी आपका कोई डाउट्स बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।